आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं दीपिका यादव। नीट री एग्जाम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल एग्जाम से पहले आज ग्राउंड पर रियलिटी चेक किया जा रहा है। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए कल सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। ऐसे में आज ग्राउंड पर एक्शन शुरू हो गया। अब से 2.5 घंटे बाद देश के 551 शहरों में मॉक ड्रिल का सायरन बजने वाला है। एक साथ 5000 से ज्यादा सेंटर्स पर तैयारियों को परखा जाएगा। एनटीए की तरफ से अपॉइंट 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 6669 ऑब्जर्वर मैदान में उतर गए हैं। एक सेंटर पर जाकर सीसीटीवी कैमरा, जैमर की व्यवस्था, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को लेकर सभी तैयारियों को चेक किया जा रहा है। 22 लाख से ज्यादा छात्रों को एग्जाम दिलाने के लिए तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। 2.5 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मी मल्टी लेयर सुरक्षा के बीच कल देश भर में एग्जाम को कंडक्ट करवाएंगे। 18 नोडल सेंटर पर सबसे पहले पेपर पहुंचाए जा रहे हैं और वहीं से सभी जिले, सभी शहरों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एयरफोर्स के मी-17 हेलीकॉप्टर सेंटर्स पर पेपर डिप्लॉय कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से पेपर लीक के चांस की गुंजाइश ना बाकी रहे। पेपर को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर हैं। एग्जाम कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन एंड पेपर मोड में होगा। एग्जाम को पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस, जिला प्रशासन और सेंट्रल एजेंसीज के साथ मिलकर मल्टी लेयर सिक्योरिटी तैयार की गई है। अब दिल्ली में नीट री एग्जाम के लिए 97 सेंटर बनाए गए हैं। दिल्ली के सभी केंद्रीय विद्यालय और दिल्ली सरकार के कुछ स्कूल में नीट री एग्जाम के सेंटर बनाए गए हैं और अब से 2.5 घंटे बाद इन सभी सेंटर्स पर मॉक ड्रिल शुरू हो जाएगी और ऑब्जर्वर ग्राउंड पर हैं। सभी सेंटर्स पर जाकर सुरक्षा बंदोबस्त को चेक किया जा रहा है। नीट का री एग्जाम सही तरीके से हो और पेपर लीक जैसी घटना दोबारा ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने टेलीग्राम पर भी मैसेज की एडिटिंग भी बंद कर दी है। नीट के री एग्जाम को लेकर एनटीए ने एक पोर्टल भी शुरू किया है जिसके जरिए अगर किसी के भी पास नीट री एग्जाम को लेकर कोई भी जानकारी है, जैसे कि कोई अफवाह फैला रहा हो या फिर पेपर लीक का दावा कर रहा हो, तो कोई भी शख्स ये जानकारी एनटीए को इस पोर्टल के जरिए भेज सकता है। 21 जून को देश भर के 5500 से अधिक सेंटर्स पे नीट का फिर से एग्जाम होने वाला है और उसके लिए तैयारियां की जा रही है कि इस बार कोई दिक्कत ना हो। मैं इस वक्त अशोक विहार के एक स्कूल में हूं। ये गवर्नमेंट स्कूल है और यहाँ पे अभी से कुछ ही देर पहले एनटीए की एक टीम पहुंची थी। खासकर स्कूल के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे और जैमर की जांच की गई है और उसके बाद वो टीम जब यहाँ से गई है तो संतुष्ट होकर गई है। उनका ये कहना है कि स्कूल एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार है और इसके बाद देश भर के तमाम जो स्कूल्स हैं उसमें आज मॉक ड्रिल्स भी होना है। दिल्ली की अगर बात करें तो 1:30 बजे से ये मॉक ड्रिल होना है जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में पूरे स्कूल की जांच पड़ताल भी की जाएगी और जो इंतजाम करने की जरूरत थी वो है या नहीं उसको एक आखिरी रूप दिया जाएगा और फिर उसके बाद कल सारे बच्चे आ जाएंगे एग्जाम के लिए। सरकार के लिए बड़ी चुनौती है कि इस बार नीट के एग्जाम में कोई गड़बड़ी ना हो। 22 लाख से अधिक बच्चे दूसरी बार एक ही साल में नीट के लिए बैठ रहे हैं। सरकार को बहुत तमाम ऐसे सवालों के जवाब देने पड़े थे जब एग्जाम कैंसिल करना पड़ा था कि क्यों आखिर हर बार एग्जाम से पहले पेपर लीक हो जाता है, बच्चों के पास में वो पहुंच जाता है। इस बार इसी को देखते हुए तमाम सोशल मीडिया की जो टीम्स है वो लगाई गई है कि मॉनिटर करे कि कहीं इस तरह की भ्रांतियां तो नहीं फैलाई जा रही है या कुछ बच्चों के पास में इस तरह की जानकारी तो नहीं दी जा रही है कि एग्जाम्स के पेपर लीक हो चुके हैं। और इसके साथ साथ जो ये एहतियात बरता गया है कि एयरफोर्स और बाकी तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाए जिससे लीक का कोई रास्ता ना बचे और इस बार नीट का एग्जाम अच्छी तरह से और पूरे विश्वास के साथ बच्चे दे पाएं। रीनीट 2026 ये एग्जाम का ड्यूरेशन 15 मिनट बढ़ाया गया है। छात्रों को एक्स्ट्रा टाइम के लिए ये 15 मिनट दिया गया है। एनटीए ने निर्देश पढ़ने, फोटो लगाने और सिग्नेचर करने की वजह से होने वाली देरी को ध्यान में रखते हुए 15 मिनट का एक्स्ट्रा वक्त दिया है। एग्जाम से संबंधित किसी भी तरह के डाउट्स या जानकारी के लिए छात्र एनटीए की हेल्पलाइन नंबर 01140759000 या ईमेल neetug2026@nta.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं।
छात्रों के लिए एडवाइजरी भी बाकायदा जारी की गई है। छात्रों के लिए ड्रेस कोड और जरूरी नियमों की पूरी लिस्ट रिलीज कर दी गई है। परीक्षा के लिए क्या तैयारियां हैं? हाँ, हम लोग ये एयरस्ट्रिप ऑब्जर्वर हैं और हम लोग यहाँ पर आए थे। सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड है और जैमर लगे हैं और सारे रूम में कैमरे लगे हैं, इसकी जांच करने के लिए आए थे। हालत कल निरहुआ का आएगा। एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर ग्राउंड पर एक्टिव हैं और नोडल सेंटर पर हेलीकॉप्टर की मदद से पेपर पहुंचाया जा रहा है। मुंबई में सभी 1820 लोकल ट्रेन अपने पूरे शेड्यूल के साथ चलेंगी और सेंट्रल रेलवे के किसी भी रूट पर कोई भी मेगा ब्लॉकेज नहीं होगा, ताकि छात्रों को अपने अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स तक पहुंचने में किसी तरह की कोई दिक्कत पेश ना आए। ये आप Mi-17 हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, इसके ज़रिए पेपर्स जो हैं वो सेंटर्स तक पहुंचाए जाएंगे ताकि बहुत कम वक्त में नोडल सेंटर्स से पेपर्स सभी दूसरे सेंटर्स तक पहुंचाए जा सकें। कल होने वाले एग्ज़ाम की एक तरीके से आज रिहर्सल की जा रही है कि कल एग्ज़ाम करवाए जाने के दिन किसी भी तरह के कोई दिक्कत ना हो, कोई कहीं कमी ना रह जाए, और इसीलिए आज उन सारी तैयारियों को परखा जा रहा है। भास्कर मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। भास्कर, एक बड़ी तैयारी दिखाई दे रही है कि किस तरीके से कल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाना है। लोगों से जो बातचीत हो रही है, जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स, वो इन तैयारियों को लेकर के क्या कह रहे हैं? और देखिए, तैयारी जो यहाँ पे चल रही है या यहाँ पे या किसी भी सेंटर्स पे, वो कई लेयर्स में है। सबसे पहले एनटीए की एक टीम को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो एक इलाके के 5 स्कूल में जाए और वहाँ देखे कि सीसीटीवी कैमरे, जैमर और जो बायोमेट्रिक एंट्री का सिस्टम है वो काम कर रहा है या नहीं। वो जब रिपोर्ट हो जा रही है तो उसके बाद 1:30 बजे के करीब में मॉक ड्रिल होना है। तमाम जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं सब पे एक साथ ये मॉक ड्रिल होगा और उससे पहले से भी एनटीए की टीम लगातार आ रही है। दूसरी तरफ अगर ये दिल्ली गवर्नमेंट के जैसे ये स्कूल है तो स्कूल को जो पहले निर्देश दिए गए थे उसका पालन हो रहा है या नहीं, उसकी तैयारी हुई है या नहीं, ये देखने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से भी लोग आए थे। तो इस बार नीट के एग्जाम में किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए हर एजेंसी, हर सरकार एक साथ मिलकर काम कर रही है। और अभी तक की तैयारियों से कम जो अभिभावक हैं जिनके बच्चे री नीट में अपीयर हो रहे हैं, वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि कम से कम इस बार ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि सोशल मीडिया पे कहीं कोई खबर आए कि नीट का फिर से पेपर लीक हो गया है। ऐसी स्थिति कम से कम इस बार आएगी, ऐसी उम्मीद जो अभिभावक हैं उनको भी नहीं। भास्कर, एक चीज और समझाई कि MI-17 हेलीकॉप्टर का जो यूज हो रहा है, इससे पहले नोडल सेंटर्स से दूसरे सेंटर्स तक पेपर पहुंचाए जाने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता था? क्या रोड के जरिए पेपर्स पहुंचाए जाते थे? कैसे होता था प्रोसेस? और देखिए, एनटीए के द्वारा जो ये फैसला लिया गया, खासकर गवर्नमेंट के द्वारा, कि एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि आज नहीं बल्कि पिछले कई दशक से ये हो रहा था कि प्रिंटिंग प्रेस से लेके और एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचने के बीच में पेपर लीक की संभावनाएं बहुत होती थी और कई बार ऐसा पाया गया कि इसी बीच में पेपर लीक हुआ। इस बार जब सरकार गंभीर हुई, तमाम बड़े सीनियर लीडर्स इकट्ठा हुए, मंत्रियों के साथ बैठक हुई, उसके बाद ये फैसला लिया गया कि एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए पेपर्स पहुंचाए जाएंगे। लेकिन ये पेपर, चलिए, ये अच्छी बात है भास्कर कि कुल मिलाकर के जो पेरेंट्स हैं, जो रीनीट में अपीयर होने वाले बच्चे हैं, वो इन तैयारियों को लेकर के संतुष्ट हैं। ये अच्छी बात है। और कल होने वाले एग्जाम को आज पहले ही उसके सारे चेक्स उनके किए जा रहे हैं, उनको एक तरीके से रिहर्सल किया जा रहा है ताकि कल की तैयारियों को आज ही परख लिया जाए। बहुत शुक्रिया भास्कर हमारे साथ जोड़ने के लिए। और अब बात करते हैं अयोध्या की। राम भक्तों के साथ ठगी जिसने भी की है उसे सख्त सजा होगी ही। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या जाकर के ये बात कही, जिसके बाद एसआईटी की जांच और भी ज्यादा तेज हो गई है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। रामलला को चढ़ाई गई चरणा पादुका हो या फिर हार हो, सबकी लूट हुई है। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक नया खुलासा हुआ। मंदिर निर्माण से जुड़े पूर्व इंजीनियर के दावों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। दीनानाथ वर्मा ने यह बताया कि बैंक ले जाने के दौरान बंडल से गड्डियां निकाल ली जाती थी,
गिनती के दौरान बंडल में 10 की जगह 13 या फिर 15 गड्डियां डाल दी जाती थी, जिन्हें बीच में ही निकाल लिया जाता था। हर दिन नई नई बातें सामने आ रही हैं। दीनानाथ वर्मा मंदिर निर्माण की शुरुआत से ही जुड़े रहे। पूर्व इंजीनियर हैं, चंपत राय के भरोसेमंद रह चुके हैं। उन्होंने जो बातें बताई वो वाकई हैरान करती हैं। न सिर्फ चंदे की चोरी हुई, बल्कि सोने चांदी के गहने जो लोग रामलला को चढ़ाते थे उनकी भी लूट हुई है। एसआईटी की जांच का 6वां दिन है। 15 दिनों के अंदर सरकार को जांच रिपोर्ट सौंपी जानी है। अब तक 125 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े बड़े पदाधिकारी भी एसआईटी के रडार पर है। महासचिव चंपत राय, व्यवस्थापक गोपाल राव, ट्रस्टी अनिल मिश्रा समेत कई चेहरे शक के दायरे में हैं। इस बीच नोटों के बंडल से हेराफेरी के जो आरोप लगे हैं वो चढ़ावा चोरी के मामले में एक बड़ी लीड साबित हो सकते हैं। ये जांच अब काउंटिंग से ज्यादा अकाउंटिंग पर शिफ्ट हो गई है कि जैसे दान आया वो और जो अकाउंट्स डेटा है वो उसमें मिसमैच है। एसआईटी ने जो रेलेवेंट डेटा है उसको पेन ड्राइव पर ट्रांसफर किया है और अब एसआईटी की जांच में ये सामने आया है कि मंदिर प्रशासन बिल्कुल शिथिल था। जो एसओपी रखी गई थी काउंटिंग को लेकर उनका पालन नहीं हो रहा था और किसकी क्या जिम्मेदारी है काउंटिंग सेंटर से बाहर मंदिर को मैनेज करने की, वो सब मौखिक तौर पर बताया जाता था कि आप ये काम देख लीजिए, आप ये काम देख लीजिए। जो जो बयान हुए हैं उसके आधार पर अब एसआईटी अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट की तरफ आगे बढ़ रही है। जो अभी तक की जांच में स्पष्ट हुआ है वो ये है कि मंदिर में कोई भी एसओपी का पालन नहीं हो रहा था। इतना ही नहीं, काउंटिंग से निकलने वाले कर्मचारियों की तलाशी भी नहीं होती थी और जहां काउंटिंग होती थी वहां पुलिस की मौजूदगी तक नहीं थी। एग्जिट गेट से जो मंदिर का स्टाफ है वो बिना किसी चेकिंग के सिक्योरिटी की मौजूदगी में एंट्री कर सकता था, एग्जिट कर सकता था। यानी पूरे प्रोसेस में बहुत सारे लूप होल हैं और अब उसी प्रोसेस पर एसआईटी फोकस कर रही है। अब देखिए, काउंटिंग सेंटर से ही चोरी शुरू हो जाती थी। असल खेल दरअसल बैंक ले जाने के दौरान गाड़ी में हुआ करता था, जब नोटों की गड्डियां निकाल ली जाती थी। दीनानाथ वर्मा ने जो आरोप लगाए हैं उन्हें सिलसिलेवार तरीके से हम आपको समझाते हैं। चोरी जो है वो काउंटिंग सेंटर से ही शुरू हो जाती। गिनती के दौरान अलग अलग कीमत के नोटों के अलग अलग बंडल बनाए जाते। 100 के नोटों को अलग कर लिया जाता, उनके 10 बंडल बनाए जाते। इसी दौरान 10 की जगह 13 या 15 गड्डियां उसमें लगा दी जाती। मान लीजिए 10 के 100 नोट इकट्ठा हुए और फिर उसके बाद उनके 10 गड्डियां एक साथ मिलानी है, तो उसमें 10 के बजाय 13 गड्डियां मिला दी और कहा गया ये 10 ही गड्डियां हैं। और फिर बैंक ले जाते वक्त जो एक्स्ट्रा गड्डियां हैं वो रास्ते में निकाल ली जाती। सुनिए क्या कह रहे हैं पूर्व इंजीनियर दीनानाथ वर्मा। बक्से की पलटी कराई जाती थी तखत के ऊपर, तो उसमें जो कुछ भी निकलता था उसको अलग छांट कर रख दिया जाता। आभूषण रत्न अलग रख दिया जाता, उसकी फोटो खींच ली जाती और बाकी पैसे की गिनती होती और गिनती के बाद सब पे नंबरिंग डाल करके बंडल पे, और जो इंचार्ज है उसको दस्तखत करना चाहिए और बैंक वाले को दस्तखत करना चाहिए, तब बक्से में ले करके और फिर बैंक में जाके वहां फिर गिनती करा करके जमा करा के रसीद लेना चाहिए था। ये नितांत अभाव रहा है। ये लोग क्या करते थे कि 100 नोट की जगह 150 नोट की गड्डी बना दिए, एक बक्से में 10 गड्डी दिखाए और 15 गड्डी डाल दिए। आप समझिए इस तरह से किए और इंचार्ज उसको ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन जब ध्यान दिए पकड़े गए तो हटा दिए गए। अब दीनानाथ वर्मा ने एक और सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने ये कहा कि दान में चोरी तो छोटी बात है, मंदिर की पहली ईंट जब से रखी गई थी चोरी तभी से शुरू हो गई थी। निर्माण कार्य में जबरदस्त धांधली का आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने दावा किया है कि पूरे मंदिर को लूट लिया गया है। मंदिर निर्माण में भी कमीशन खोरी हुई है। दान में चोरी तो छोटी बात है। अनिल मिश्रा और टिन्नू यादव लूट के सरगना है। रत्नेश चतुर्वेदी भी इस लूट में शामिल है। उन्होंने कहा कि मैंने चंपत राय से शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने मेरी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया। बहुत
बड़ी चोरी हुई है और दान पात्र की चोरी तो बहुत कम है। सबसे ज्यादा निर्माण कार्य में चोरी हुई है। पूरे मंदिर को लूट लिया गया है। मैं कह रहा हूं कि जो मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है उसकी शुरुआत से लेकर के और लास्ट तक लूट ही लूट हुई है। और इस लूट के सरगना थे अनिल मिश्रा, टिन्नू यादव, और धन जो लूटा गया है उसके सरदार थे आप बैंक के रत्नेश चतुर्वेदी। जब उसमें निर्माण कार्य शुरू हुआ तो जो मटेरियल खरीदारी होने लगी, तो जैसे लकड़ी का काम एक पंडित जी करते थे वहां पे सरजू घाट के पास उनका कारखाना था लकड़ी का, वहां से वो बना के लाते थे, देते थे। उनसे रेट चंपत जी के सामने तय किया गया, रजिस्टर पर लिखा गया, दस्तखत हुए उनके मेरे, और जब बिल आया तो डेवढ़ा आया। मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी ये बिल कैसे डेवढ़ा हो गया, तो बताया कि वो वीरेंद्र बाबू जो कैशियर है उन्होंने बढ़वा दिया है। मैं ले गया चंपत जी के पास कि भाई साहब आपके सामने तो ये रेट तय हुआ था, रजिस्टर में लिखा है और बिल इतने का आया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको खत्म करो या क्या करो, उन्होंने कहा जाने दीजिए, बताया अयोध्या के लोग सब चोर हैं। और चलिए सीधा अयोध्या का रुख करते हैं। पवन नारा हमारे सहयोगी वहां से जुड़ चुके हैं। पवन, जो भी आरोपी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया है। एसआईटी की जांच कहां तक पहुंची पवन? देखिए, एसआईटी की जांच की बात यह है कि अब तक एसआईटी लगभग 6 दिन की पूछताछ कर चुकी है और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज अपनी पूछताछ को कंक्लूड कर वापस एसआईटी लखनऊ लौट जाएगी, जहां वो रिपोर्ट तैयार करने का काम करेगी। एसआईटी ने सिर्फ काउंटिंग स्टाफ से बात नहीं कही है, बल्कि यह आंकड़ा 200 से ज्यादा एम्प्लॉयज का है, जिसमें पुजारी भी शामिल हैं, मंदिर के व्यवस्थापक भी शामिल हैं, टिन्नू यादव, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय। ये सब तो पूछताछ हुई ही, पुजारियों से भी पूछताछ हुई। पुजारी कैसे, उनके पास जो दान आता था, पुजारी को आदेश है कि जो दान दक्षिणा पुजारी के हाथ में दी जाए वो मंदिर के व्यवस्थापक को सौंपे या दान पात्र में डाले। उन्हें वो दान दक्षिणा ग्रहण करने की अनुमति नहीं है। वो दान राशि कैसे दी जाती थी, किसको दी जाती थी, इस सिलसिले में पुजारियों से भी पूछताछ हुई है और जांच में निकलकर आया है कि जो भी जिम्मेदारी जिसकी तय की जाती थी वो आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि मौखिक तौर पर थी। यानी मंदिर में काउंटिंग को, प्रोसेस को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी कहां क्या काम होगा, कैसे होगा, कुल मिला के पवन बात शुरू हुई थी मंदिर के चढ़ावे में चोरी से, और जब जांच शुरू हुई तो बात काफी आगे निकल गई है। अब जो है निर्माण के वक्त जो कुछ धांधली हुई है वो भी धीरे धीरे करके सामने आ रहा है। बहुत शुक्रिया पवन इस सारे अपडेट के लिए। राम मंदिर में चंदा चोरी का खुलासा होने के बाद योगी ने अयोध्या में क्या कहा? योगी के दौरे के दौरान राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से क्यों रही दूरी? योगी ने चढ़ावा चोरी पर क्या क्लियर मैसेज दिया? योगी ने क्यों कहा कि ना राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करने वाले बचेंगे और ना ही राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर गड़बड़ी करने वाले? इस बीच अयोध्या में एसआईटी ने भी जांच अपनी तेज कर दी है, तो कई गड़े मुर्दे भी उखड़ रहे हैं। तीर्थ क्षेत्रपुरम बसाने के लिए जमीन घोटाले के आरोप सामने आ रहे हैं। इस खास रिपोर्ट को देखिए। क्या चंपत राय ने 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में खरीदा? कैसे 2 करोड़ की जमीन का दाम प्रति सेकंड 5.5 लाख रुपए बढ़ गया? दस मिनट में 2 करोड़ वाली जमीन कैसे 9 गुना महंगी हो गई? राम मंदिर में विवाद सिर्फ चंदा चोरी को लेकर नहीं है, इससे पहले जमीन खरीद को लेकर भी विवाद हुआ। दरअसल 2021 में राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या स्टेशन के पास बाग बिजासी में 35 एकड़ में तीर्थ क्षेत्रपुरम बसाया जा रहा था। इसके लिए राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने 1.2 हेक्टेयर की जमीन खरीदी। इस पर सवाल उठ रहे हैं। 1.2 हेक्टेयर की जमीन के मालिक हरीश पाठक और कुसुम पाठक थी, लेकिन 18 मार्च 2021 को शाम 5:11 पर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने 1.29 करोड़ की स्टांप ड्यूटी खरीदी।
लेकिन 11 मिनट बाद ही 5:22 पर सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने कुसुम पाठक और हरीश पाठक से जमीन 2 करोड़ में खरीदकर रजिस्ट्री करा ली। लेकिन सबसे चौंकाने वाला मामला यह है कि इस रजिस्ट्री के दौरान गवाह नंबर 1 डॉक्टर अनिल मिश्रा बने, जो राम जन्मभूमि के ट्रस्टी हैं, और किसी भी भुगतान के चेक पर अनिल मिश्रा ही साइनिंग अथॉरिटी हैं। लेकिन शाम को कुछ ही मिनटों में यानी 5:27 पर यह जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बेच दी गई, यानी 9 गुना ज्यादा दाम में। उसी दिन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को आरटीजीएस के द्वारा 17 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। और जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जमीन की रजिस्ट्री कराई तो यहां पर पहले नंबर के गवाह के तौर पर चंपत राय थे, लेकिन डॉक्टर अनिल मिश्रा यहां भी दूसरे नंबर के गवाह बन गए। यानी दोनों सौदों में अनिल मिश्रा की भूमिका सवालों के घेरे में है। जिस जमीन को इतनी बड़ी कीमत में खरीदा गया वो राम मंदिर से 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर है और अयोध्या स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर। ये इलाका भी डेवलप नहीं है और अभी इसका निर्माण काम पूरा नहीं हुआ है। सर्किल रेट 5,79,84,000 था, लेकिन ट्रस्ट ने सरकारी रेट से भी 3 गुना ज्यादा पैसे देकर इस जमीन को खरीद लिया। इस जमीन की रजिस्ट्री की टाइमिंग सबसे बड़े सवाल खड़े कर रही है। 5:11 पर 18 मार्च 2021 की तारीख को राम मंदिर ट्रस्ट ने इस जमीन के लिए 1,29 लाख रुपए के स्टैम्प पेपर खरीद लिए थे, यानी इस जमीन को खरीदने का फैसला हो गया था। लेकिन तब तक यह जमीन सुल्तान अंसारी और रवि तिवारी के नाम दर्ज भी नहीं थी। उसके कुछ मिनटों बाद 5:22 पर यह जमीन सुल्तान अंसारी और रवि तिवारी ने कुसुम पाठक से 2 करोड़ में खरीदी। लेकिन ठीक उसी वक्त यह जमीन आगे ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दी गई। ट्रस्ट की तरफ से उस वक्त रजिस्ट्री कार्यालय में चंपत राय का फोटो लगा है, जिसके गवाह के तौर पर अनिल मिश्रा का नाम है, और ट्रस्ट ने यह जमीन खरीदी 17 करोड़ से ज्यादा में। सवाल उठता है कि इस जमीन की कीमत 17 करोड़ है, यह कैसे तय की गई? और अगर ट्रस्ट को जमीन खरीदनी थी तो मूल मालिक का नाम कुसुम पाठक था, तो फिर सुल्तान अंसारी और रवि तिवारी तक ट्रस्ट कैसे पहुंचा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि लगभग 10 मिनट के अंदर इस जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए से 17 करोड़ कैसे पहुंच गई? ऐसे में पहला सवाल यह है, इस जमीन की कीमत 17 करोड़ है, यह कैसे तय की गई? दूसरा सवाल यह है कि ट्रस्ट को जमीन खरीदनी थी तो मूल मालिक का नाम हरीश पाठक और कुसुम पाठक था, तो फिर ट्रस्ट रवि तिवारी और सुल्तान अंसारी तक कैसे पहुंचा? तीसरा सवाल है, लगभग 10 मिनट के अंदर कीमत 2 करोड़ से 17 करोड़ कैसे पहुंच गई? सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, सरयू मैया की, सरयू मैया की, भारत माता की, भारत माता की, कामाख्या माता की, कामाख्या माता की, जानकी माता की, जानकी माता की, नमः पार्वती पतिये हर हर। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबरों के बीच योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने खरी और साफ बात की, न राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करने वाले बचेंगे, न राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर गड़बड़ी करने वाले बचेंगे। योगी राम के नाम पर न चोरी करने वालों को छोड़ेंगे, न राम मंदिर को बदनाम करने वालों को बख्शेंगे। जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी, लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें, अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें।
अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। ये लोग क्या हमें बताएंगे जो लोग राम भक्तों को अपमानित करते थे और जो प्रदेश के कुख्यात माफियाओं के कब्र पे जाकर के फातिया पढ़ते थे, ये लोग आज राम भक्ति का उपदेश हमें देने चले हैं। हम इन लोगों के बहकावे में ना आए, मेरी आप सबसे ये अपील है। योगी अयोध्या में थे, उन्होंने रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी में भी पूजा अर्चना की। योगी ने कहा कि राम मंदिर में चंदा चोरी बेहद गंभीर मामला है, ये आस्था के साथ खिलवाड़ है। जांच के लिए स्पेशल टीम बना दी गई है, मामले की तह तक जाने में टाइम लगेगा, इसीलिए राम भक्तों को सब्र से काम लेना होगा। अगले 15 दिनों में चंदा चोर पकड़ लिया जाएगा। देखो तो इनका दोहरे चरित्र को, कहती राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं। बहनों और भाइयों, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। योगी ने जहां 15 दिन में चंदा चोर के पकड़े जाने का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ एसआईटी ने भी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच तेज कर दी है। एसआईटी के अधिकारियों ने राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा से कई घंटे तक पूछताछ की। इस पूरे मामले में डॉक्टर अनिल मिश्रा की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि डोनेशन की काउंटिंग का पूरा जिम्मा अनिल मिश्रा के पास ही था। वो काउंटिंग सेंटर के पास बने अपने ऑफिस में बैठते थे। चंदा चोरी का मामला सामने आने के बाद अनिल मिश्रा दक्षिण भारत चले गए थे। एक दिन पहले ही एसआईटी ने उनको अयोध्या वापस बुलाया और उनसे पूछताछ की जा रही है। जब पहली ईंट, जब कार्यालय जो बना मेरा, सबसे पहले कार्यालय हुआ, उसके बाद जब उसमें निर्माण कार्य शुरू हुआ तो जो मटेरियल खरीदारी होने लगी, तो जैसे लकड़ी का काम एक पंडित जी करते थे, वहां पे उनसे रेट चंपत जी के सामने तय किया गया, रजिस्टर पर लिखा गया, दस्तखत हुए उनके मेरे, और जब बिल आया तो डेढ़ा आया। मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी ये बिल कैसे डेढ़ा हो गया, तो बताया कि वो वीरेंद्र बाबू जो कैशियर है उन्होंने बढ़वा दिया है। मैं ले गया चंपत जी के पास कि भाई साहब आपके सामने तो ये रेट तय हुआ था, रजिस्टर में लिखा है और बिल इतने का आया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको खत्म करो या क्या करो, उन्होंने कहा जाने दीजिए, बताया अयोध्या के लोग सब चोर हैं। बाद अनिल मिश्रा का इंटरफेरेंस होता है एल्युमिनियम के काम में। एल्युमिनियम काम एक रवि गुप्ता करके लड़का था, उसने किया। जो रेट चंपत जी के सामने तय हुआ, जो डिजाइन तय हुई, उसने उसी डिजाइन पे उसी तरह से बना दिया। बिल आया तो 150, मतलब 1.5 गुना आया। मैंने देखा कि जहां 200 बोरी सीमेंट का खर्चा है, वहां पे 200 के अलावा 100 बोरी और का वाउचर पेमेंट किया गया है। मतलब अंधाधुंध लूट हुई। अब इतने समझ लीजिए आप। हमने उसको फोन पर पूछा, हमने कहा यार तुम्हारा बिल यहाँ 1.5 गुना आया हुआ, क्या मामला है? उसने कहा कि 40% मिश्रा जी को कमीशन देना पड़ा है मुझे, उसमें जुड़ा हुआ है। रिकॉर्डिंग मैंने चंपत जी को सुनाया, मैंने कहा ये स्थिति है अनिल मिश्रा जी की, इससे जरा सावधान रहिए, नहीं तो ये पूरी हमारी जो है ट्रस्ट को और सबको बर्बाद कर देंगे। उन्होंने कहा सब भगवान सबको फल देंगे। एसआईटी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अनिल मिश्रा ने कितने लोगों को काउंटिंग पर लगाया था, इनमें से कितने लोग उनको जानते थे और किन लोगों को उन्होंने सिफारिश पर रखा था। एसआईटी ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि काउंटिंग के काम में रखे गए लोगों को अनिल मिश्रा से किस किस की सिफारिश पर रखा गया था। इस बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने
हीरे जड़ित हार और चरण पादुकों को लेकर भी पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान हीरा जड़ित हार और चरण पादुका को लेकर लोग गोलमोल जवाब दे रहे हैं। जांच टीम में राम मंदिर के पुजारी से हार और चरण पादुका के बारे में पूछा गया, जिस पर पुजारी ने बताया कि हार और चरण पादुका भगवान को पहनाने के बाद टिन्नू यादव को वापस कर दिया गया था। उधर टिन्नू यादव ने बताया कि उसने हार और चरण पादुका आभूषण रखने वाले कृष्णदेव तिवारी और केडी तिवारी को दे दिया था, लेकिन केडी तिवारी कह रहे हैं कि हार और चरण पादुका उन्हें मिली ही नहीं। केडी तिवारी ने बताया कि उसे न तो सोने की ईंट मिली, न ही कोई रसीद मिली है। एसआईटी राम मंदिर दान चोरी को लेकर लगातार जांच कर रही है। आज की अपडेट यह है, हमें सूत्रों से पता चला है कि एसआईटी ने एक हार और एक चरण पादुका को लेकर पूछताछ की है। एक हार और एक चरण पादुका प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित किए गए। पुजारी को बुलाकर जब पूछा गया कि वो चरण पादुका और हार जो प्रभु श्री राम को चढ़ाया गया था वो कहाँ है, तो पुजारी की तरफ से कहा गया कि वो उन्होंने टिन्नू यादव को दे दिया। जब टिन्नू यादव से इस हार और चरण पादुका के बारे में पूछा गया तो टिन्नू यादव ने कहा कि आभूषण के प्रभारी केडी तिवारी को वो हार और चरण पादुका गलाने के लिए सौंप दी गई, लेकिन केडी तिवारी का कहना है कि उन्हें इस तरह का कोई हार या चरण पादुका की ना तो रसीद प्रस्तुत कर पाए, ना उसके गलाने के कोई सबूत दे पाए। यानी कुल मिलाकर जो दान पात्र में या फिर सीधे चढ़ाने के तौर पर पुजारी को आभूषण अर्पित किए जाते थे, उनको टिन्नू यादव ही रिसीव करता था, लेकिन केडी तिवारी जिनके पास आभूषण का रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी है, वहां से बहुत सारे रिकॉर्ड नहीं मिले हैं। ऐसे में केडी तिवारी और टिन्नू यादव को आमने सामने बैठकर भी सवाल जवाब किए गए हैं। अब जांच का दायरा सिर्फ गिनती करने वाले कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इस परिसर में व्यवस्था में लगे वो लोग जो इस सारी व्यवस्थाओं के बीच कड़ी का काम करते हैं, उनसे भी पूछताछ कर रही है और बड़े स्तर पर क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता था उसको लेकर जांच हो रही है। राम मंदिर के पूरे कैंपस में कुल 18 मंदिर हैं। इनमें दान देने के लिए अलग अलग जगहों पर 35 डोनेशन बॉक्सेस रखे गए हैं। 2 पालियों में डोनेशन की गिनती होती है। गिनती का काम राम मंदिर परिसर में बने यात्री सुविधा केंद्र के बेसमेंट में होती है। पहले सिक्के, नोटों और सोने चांदी के गहनों को अलग अलग किया जाता है, फिर सबकी गिनती की जाती है। इस पूरी प्रोसेस की निगरानी के लिए अनिल मिश्रा ने सुभाष श्रीवास्तव को रखा था, जो बैंक के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। डोनेशन की काउंटिंग के काम में करीब 50 लोग शामिल होते हैं। इनमें राम मंदिर ट्रस्ट, स्टेट बैंक और प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी शामिल हैं। स्टेट बैंक का कहना है कि चढ़ावे की गिनती के लिए रोजाना उनकी तरफ से करीब 18 लोग भेजे जाते थे। हर दिन कर्मचारियों की ड्यूटी बदल जाती थी। वो काउंटिंग सेंटर में नोटों के बंडल बनाने का काम 24 लोगों के जिम्मे था, जो राम मंदिर ट्रस्ट ने एक प्राइवेट एजेंसी के जरिए हायर किए थे। आरोप है कि काउंटिंग के काम में लगे ज्यादातर लोगों को अनिल मिश्रा ने ही रखा था। अनिल मिश्रा के अलावा ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भी कई लोगों को डोनेशन की गिनती में लगाने की सिफारिश की थी। चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव ने भी अपने कई रिश्तेदारों को काउंटिंग सेंटर में काम दिला दिया था। अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम काउंटिंग के काम में जुटे एक एक शख्स की जांच कर रही है, उनका बैकग्राउंड चेक कर रही है और ट्रस्ट के लोगों से उनके कनेक्शन का भी पता लगा रही है। अयोध्या में बने यात्री सुविधा केंद्र के जिस बेसमेंट में डोनेशन की गिनती होती है, वहां तक जाने के 3 रास्ते हैं। पहला गेट अयोध्या के राम पथ पर है, दूसरा राम जन्मभूमि पथ पर है। सुविधा केंद्र के पीछे की तरफ भी एक दरवाजा है जो मंदिर की तरफ जाता है। राम मंदिर के चढ़ावे को इसी रास्ते से काउंटिंग सेंटर तक लाया जाता है। दान पात्र भरने के बाद उन्हें खोलकर चढ़ावे की रकम लोहे के बॉक्स में डाली जाती है, फिर गाड़ी से इन्हें काउंटिंग सेंटर पहुंचाया जाता है। इस प्रोसेस से साफ है कि चंदे की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा के पास थी, लेकिन इसमें गड़बड़ी कहां हुई, कैसे हुई, यह भी जान लीजिए। चढ़ावे की गिनती के लिए ट्रस्ट की तरफ से बिना वेरिफिकेशन के लोग लिए गए।
इनमें कई लोग ऐसे थे जो चंपत राय और अनिल मिश्रा की सिफारिश पर लगे हुए थे। वेरिफिकेशन की प्रोसेस पूरी करने की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा पर थी और ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी के नाते चंपत राय को यह इंश्योर करना चाहिए था कि प्रोसेस को फॉलो किया जाए। ये दोनों ही काम नहीं हुए। जितना दिख रहा है, जितना लोग मीडिया में दिखा रहे हैं, ये कुछ नहीं है। बहुत बड़ी चोरी हुई है और दान पात्र की चोरी तो बहुत कम है। सबसे ज्यादा निर्माण कार्य में चोरी हुई है। पूरे मंदिर को लूट लिया गया है। जो मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है उसकी शुरुआत से लेकर के और लास्ट तक लूट ही लूट हुई है। और इस लूट के सरगना थे अनिल मिश्रा, टिन्नू यादव, और धन जो लूटा गया है उसके सरदार थे आप बैंक के रत्नेश चतुर्वेदी। तो इन लोगों ने मिल करके बड़ी वो करके किया है। और जब मैं शुरू में चंपत जी मुझको ले गए और उनके साथ रह करके मैं काम करने लगा, और मैं जब काम करते करते दिखाते रहा कि ये देखिए इन लोगों ने इतना इतना गड़बड़ करना शुरू किया है, तो ये अभिलेखों को दिखाने के बाद, रिकॉर्डिंग सुनाने के बाद भी चंपत जी कहते थे कि दीनानाथ जी आप जो है अपने हिसाब से काम करिए, ये सब चोर हैं, और कुछ कार्रवाई नहीं करते थे। स्थिति ये हुई कि जब मैं ज्यादा इंटरफियर करने लगा तो मुझे अनिल मिश्रा के इशारे पे निर्माण कार्य से अलग कर दिया गया। काउंटिंग सेंटर में चढ़ावे की रकम के नोटों को छांटकर 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 रुपए के नोटों की गड्डियां बनाई जाती थी। 100 नोटों की 10 गड्डियों के बंडल बनाकर लोहे के बॉक्स में भरकर बैंक भेजे जाते। इस दौरान खेल होने की आशंका है। गड़बड़ी ऐसे होती थी कि जैसे 500 रुपए के नोटों की 10 गड्डियों का एक बंडल यानी 5 लाख रुपए गए, उनका वाउचर बनाया गया, लेकिन बैंक जाते वक्त बक्से में 10 बंडल की जगह 13, 14 या 15 बंडल रख दिए जाते, यानी 500 रुपए के 3 से 5 बंडल ज्यादा रख दिए जाते। फिर बैंक जाने के रास्ते में गाड़ी को रोककर ये बंडल निकाल लिए जाते। इसमें काउंटिंग प्रोसेस से जुड़े सभी लोगों की मिलीभगत होने की बात कही जा रही है। अब एसआईटी इन सभी आरोपों की जांच कर रही है। वैसे तो जहां दान पात्र रखे हुए हैं, वहां से लेकर काउंटिंग सेंटर तक हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो 24 घंटे नजर रखते हैं। पर आरोप है कि काउंटिंग सेंटर में चढ़ावे की गिनती के वक्त कई बार सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग बंद कर दी जाती थी। इसी दौरान चढ़ावे की चोरी होती थी।